हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तीन मुख्य पिलर माने जाते हैं जिसमें कि एग्जीक्यूशनरी, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आते हैं। इन तीनों ही एरियाज में अगर किसी को करियर बनाना है तो उसके अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग-अलग तरीके हो सकते हैं और अलग-अलग एग्जाम्स भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जुडिशरी में करियर बनाने के लिए जो एग्जाम दिए जाते हैं उसमें मुख्यतः दो मेन एग्जाम है नेशनल लेवल पर, जिसमें एक है क्लैट और दूसरा है AILET। हम इन दोनों ही एग्जाम्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि ये एग्जाम देने के बाद हमारा एडमिशन कहाँ पे होता है, इन एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, हम इन एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद हम किस किस टाइप के जो कोर्सेज हैं उनका ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्लैट और AILET के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। अगर हम इन दोनों की फुल फॉर्म पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और AILET का मतलब है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लैट के थ्रू हम देश भर में फैली हुई 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और AILET के थ्रू हम केवल दिल्ली की NLU में ही एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये दोनों ही कोर्सेज क्लास 12 के बाद में जो हमारे 5 साल के लॉ डिग्री के कोर्सेज होते हैं उन्हें एडमिशन दिलाने के लिए हमें एलिजिबल बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों ही एग्जाम की ये बात करूं कि कौन सी जो एजेंसी है जो एग्जाम को लेती है, तो क्लैट को लेते हैं कंसोर्टियम ऑफ लॉ। कंसोर्टियम ऑफ लॉ यानी कि 22 जो NLUs हैं उनका पूरा एक पूरा ग्रुप है, वो मिलकर के इस पूरे एक एग्जाम को कंडक्ट करती है और AILET को सिर्फ NLU दिल्ली ही कंडक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम जाने तो दोनों की सीट में भी थोड़ा सा फर्क है। क्लैट में कुल 3200 सीट्स पर एग्जाम होता है और AILET में 110 सीट्स पर एग्जाम होता है। इन दोनों की ही अगर हम टेंटेटिव डेट देखें एग्जाम की तो वो दिसंबर के महीने में होती है, यानी कि अगर इस बार आप क्लैट 2026 देने का प्लान कर रहे हो तो दिसंबर 2025 में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपको इन दोनों ही एग्जाम की नॉलेज पर ध्यान क्यों देना चाहिए? देखिए, क्लास 12 के बाद में 5 साल के अंदर अंदर अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो तो आपकी जब एज 22 से 23 साल के लगभग होगी तब आप एलिजिबल होंगे किसी भी देश भर में जो हमारे कोर्ट्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर पाए। इसके साथ साथ आप एलिजिबल होते हैं सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं उनके ऑप्शंस के लिए, जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए और बाकी के ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसके अंदर हमारी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है एज एन एलिजिबिलिटी। यदि आप क्लैट के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उसे क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं BA LLB, BCom LLB, BSc LLB और BBA LLB जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और इसके साथ साथ यदि आप इसकी एलिजिबिलिटी पर ध्यान दें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप क्लास 12th में पास किए होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने अगर क्लास 12 में 45% मार्क्स या उससे ऊपर स्कोर किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST से की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके अगर क्लास 12th में 40% मार्क्स भी रहे होंगे तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है, वो ये कि इसका जो फॉर्म आता है, इसका फॉर्म आया था लगभग जुलाई सितंबर अक्टूबर के बीच में और जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट होती है जैसे कि मैंने पहले बताया वो होती है दिसंबर के आसपास में। अब हम इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लैट में 120 क्वेश्चंस आते हैं और 120 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं, यानी कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पर मिनट। दूसरी बात, ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम इस क्वेश्चन के इस पेपर के पैटर्न को देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आती है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है 0.25 मार्क्स की, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तब आपके 0.25 माइनस हो जाएंगे, राइट। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि इसकी जो फीस है वो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 4000 रुपए
और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तब आपको 3500 रुपए में इसमें अप्लाई करना होगा। इसकी सीट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 3200 के आसपास होती है जो भी हमारी एनएलयूज है उसके अंदर। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम के अंदर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और क्वांट, यानी कि आपको 5 एरियाज से 120 क्वेश्चंस आएंगे। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है इस वीडियो के अंत में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी तैयारी हम कैसे कैसे कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर अब बात करें AILET की, तो AILET के थ्रू हम NLU दिल्ली में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये भी मोरलेस क्लैट की तरह ही एलिजिबिलिटी है इसकी भी, यानी कि आपने क्लास 12 अगर पास की है तो उसमें जनरल स्टूडेंट्स को 45% मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं, और अगर SC/ST वाले कैंडिडेट्स हैं तो 40% मार्क्स के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपियरिंग है 12th में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मार्क्स वाला जो है वो बाद में उसको कंसिडर करते हैं। अगर हम इसमें पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न इसमें ऐसा है कि 150 MCQs होते हैं, लेकिन टाइम हमें 2 घंटे का ही मिलता है। क्लैट में हमें 2 घंटे 120 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है। पेपर ये भी ऑफलाइन होता है और इसमें भी एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें 1 नंबर मिलता है, और अगर हमने गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 की ही है। अगर सिलेबस का ध्यान दें तो सिलेबस में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल एंड लीगल रीजनिंग ही है। और फीस यहाँ पर मतलब एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3500 रुपए है, और यदि बच्चा SC/ST कैंडिडेट्स है तो वो 1500 रुपए में फॉर्म भर सकता है। इन दोनों ही एग्जाम्स के बारे में अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इन दोनों में एक कंपैरिजन बनाएं तो हम देख सकते हैं कि क्लैट में हमारे पास ज्यादा सीट्स हैं, जबकि AILET में हमारे पास कम सीट है। तो इसीलिए अगर हम कंपटीशन देखें तो क्लैट में जितना कंपटीशन है AILET में उससे ज्यादा कंपटीशन है। फिर मैथ केवल क्लैट में है, AILET में मैथ्स नहीं है। कॉलेजेस क्लैट की अगर बात करें तो क्लैट में 22 NLUs के हमें कॉलेजेस मिलते हैं। इसे हम प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन AILET के थ्रू हम केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि NLU दिल्ली में ही एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम इसमें फी की बात करें तो क्लैट में थोड़ी सी ज्यादा फी है और AILET में थोड़ी कम है। क्लैट में कितनी थी? 4000 रुपए और 3500 रुपए, और यहाँ पे 3500 और 1500 वाला जो हमने आपको ब्रेकअप बताया था वो है। और दोनों ही पेपर हमारे ऑफलाइन होंगे, दोनों में ही 2 घंटे का टाइम है और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग हमारी 0.25 की है। तो दोस्तों हमने इसके सिलेबस की बात की, अब सिलेबस है तो उसकी प्रिपरेशन भी होगी। तो अगर हम पेपर वाइज इसके सिलेबस की प्रिपरेशन की तरफ जाएं तो हम कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं कि हम किन किन बुक्स से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए बहुत सारी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है, लेकिन उनमें कुछ जो अगर हम इंपॉर्टेंट या मेन बुक्स देखें तो उसमें एक है प्लिंथ टू पैरामाउंट जो कि डॉक्टर नीतू सिंह द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कुछ और बुक्स के भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक है जनरल इंग्लिश बाय मिस्टर SP बख्शी, फिर एक है द पियर्सन गाइड टू द क्लैट बाय पियर्सन, फिर एक और बड़ी अच्छी बुक है वो है व्रेन मार्टिन द्वारा लिखी गई जिसमें लिखा है उन्होंने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, और फिर एक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये है हमारी अगर हम इंग्लिश के लिए तैयारी करना चाहते हैं। इंग्लिश के बाद यहाँ पे बात आती है GK GS यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज की। तो उसके लिए एक तो ल्यूसेंट की बुक काफी फेमस है, लेकिन अगर आप ल्यूसेंट की बुक के अलावा और कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं तब हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं मनोरमा की ईयर बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। फिर प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन आती है उसे भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी मैथ्स की। तो यहाँ पर पहली बात आप देख लीजिए, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे मैथ्स आएगा आपका एटलीस्ट क्लास 10 तक का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 10 तक की अगर आपने NCERT में मैथ्स पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वे में उस मैथ को देखना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं। RS अग्रवाल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी फेमस माना जाता है क्योंकि उसके जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप
RS अग्रवाल के अलावा किसी बुक को देखना चाहते हैं तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं डेटा इंटरप्रिटेशन बाय RS अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, और फिर एक है प्रतीक जैन द्वारा लिखी गई बुक। तो ये है हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी मैथ्स की कुछ बुक्स। फिर बात आती है हमारी लीगल रीजनिंग की। देखिए लीगल रीजनिंग है क्या, हम क्योंकि एक ऐसा पेपर देने जा रहे हैं जिसके बाद हम लीगल यानी लॉ की फील्ड में काम करेंगे, बात ठीक है, तो उसके लिए हमें लीगल नॉलेज होना भी थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए हमें लीगल रीजनिंग के पेपर को थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। अब इसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लीगल एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, फिर एक है पियर्सन गाइड टू द क्लैट बाय हर्ष गागरान, फिर है लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग बाय पियर्सन, फिर एक आती है इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया बाय एंड्रयूज जॉर्ज। तो ये कुछ बुक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी लीगल रीजनिंग की जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसे बेटर कर सकते हैं। फिर आती है बात लॉजिकल रीजनिंग की। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में वैसे तो अलग अलग अगर आप टॉपिक्स को देखेंगे तो उसकी प्रैक्टिस आप अलग से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बुक हो जिससे कि आप वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही टाइप की रीजनिंग को आप करें, तो उसके लिए हमारे पास बुक्स का अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर है एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। तो यानी कि हमारे पास RS अग्रवाल की जो बुक्स हैं वो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन तीनों में ही आप इनकी बुक्स को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारी बात आती है कि हम पढ़ाई के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब ये बड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि आप एक ऐसे पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं जो कि नेशनल लेवल पर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, ठीक है, तो उसके लिए बेटर है कि आप पहली बात तो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पसंद नहीं है और आपको लगता है कि मेरा कोई एक एरिया है जिस जो मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं, तो कोई भी आप न्यूज़पेपर उठाइए, 15-20 मिनट के लिए बैठिए, ठीक है, उसमें देख लीजिए कि भाई क्रिकेट में क्या चल रहा है, क्रिकेट में कौन से प्लेयर ने क्या बात कही है या फिर किस मैच के बारे में क्या बात चल रही है, आप एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए। फिर आप 10 मिनट के लिए एक बार देख लो कि फ्रंट पेज पे क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक साइंस से, इकोनॉमिक साइड से, यानी या फिर मान लीजिए आपने कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ी है तो कॉमर्स में बिजनेस या इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है तो वो वाला सेक्शन आप देख लो। जब आप धीरे धीरे न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे तब आप उसके अलग अलग सेक्शंस को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, और एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अगर आप डेली अपना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी जो एक तरीके से जो रीडिंग हैबिट है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है वो बेटर होगी। फिर हम बात करते हैं इंप्रूविंग वोकेबलरी। वोकेबलरी को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो अगर हमारा जो इंग्लिश वाला जो एक सब्जेक्ट है उसे डील करने में तो हेल्प करेगा, लेकिन जो हमारे लीगल रीजनिंग वाला पार्ट है उससे भी ये मजबूत करता है, क्योंकि लीगल रीजनिंग में जो हमारे टर्म्स हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं कितने अच्छी तरीके से हम चीजों को समझ पा रहे हैं। फिर बात आती है हमारा लीगल नॉलेज की। लीगल नॉलेज को अगर आप दिन में 1 घंटा ही पढ़ेंगे ना वो भी बहुत काफी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट 1 घंटा अगर आप लीगल नॉलेज वाली पढ़ाई कर लें तो वो भी बेस्ट है। फिर बात आती है मैथ्स की। देखिए मैथ्स होता है थोड़ा टफ, थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन अगर आप उसके जो फॉर्मूलाज हैं उसको समझ करके चीजों को करेंगे तो इजीली हो जाएगा। लेकिन स्टिल आपको 1 से 1.5 घंटा अपने मैथ्स के लिए देना ही देना चाहिए, और मैथ्स कोई बहुत ज्यादा 11th-12th वाला नहीं है, 10th क्लास तक वाला भी करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर बात आती है एनालिटिकल रीजनिंग। देखो रीजनिंग को कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो अगर आप मैथ्स करेंगे ना तो रीजनिंग आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक चीज और है इसमें कि रीजनिंग के कुछ एरिया ऐसे जो कि इजीली सोल्व हो जाते हैं, तो अगर आप डेली सिर्फ 1 घंटा भी एनालिटिकल रीजनिंग को दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। खैर मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि अगर आप अपना ये शेड्यूल डे वाइज बनाओगे कि मंडे को मुझे ये चीजें पढ़नी है, ट्यूसडे को ये चीजें पढ़नी है, फिर वेडनेसडे को कुछ अलग पढ़ना है, तो अगर आप डेज के हिसाब से अपना ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अभी तक यहाँ पर हमने क्लैट और AILET की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात की, हमने इसकी सिलेबस के बारे में बात कर ली। अब बात आती है कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बच्चों की इन जनरली होते ही हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर बच्चों के सवाल है ऐसे कि मान लीजिए कि क्या अगर हम AILET के पेपर में बैठना चाहते हैं तो क्या हमें क्लैट दिया हुआ होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या हम
एक समय पर इन दोनों एग्जाम्स को दे सकते हैं? बिल्कुल, आप दोनों एग्जाम्स को अप्लाई करके आप दोनों ही एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि भाई आपका क्लैट का एग्जाम दिसंबर के पहले हफ्ते में, एआईएलटी का एग्जाम आपका दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, तो आप दोनों को ही अप्लाई करके दोनों की तैयारी करके और दोनों एग्जाम्स के को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे बात आती है कि इन दोनों में से टफर कौन सा है। देखो भाई, टफ तो दोनों ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों में अच्छा खासा कंपटीशन भी और अच्छी खासी नॉलेज आपकी टेस्ट होती है। लेकिन अगर मैं सीट के कंपैरिजन में देखूं तो एआईएलटी में लगभग 110 115 के आसपास सीट्स होती हैं, तो वो ज्यादा टफ है, मतलब वहां पे एडमिशन लेना थोड़ा सा ज्यादा टफ बन जाता है इन कंपैरिजन टू क्लैट। फिर बात आती है क्या इन दोनों में कोई एज लिमिट है? नहीं जी, दोनों में कोई भी एज लिमिट नहीं है। जब भी आपको ठीक लगे आप अपना एग्जाम भर सकते हो और वहां पे एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो। फिर एक चीज और है कि पेपर किस मीडियम में होगा। देखिए भी, पेपर होगा बिल्कुल इंग्लिश में, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई पेपर हम इसका हिंदी में दे सकते हैं या किसी और भाषा में दे सकते हैं, नहीं, ये पेपर आपका कट टू कट इंग्लिश में ही होगा और आपको अपनी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे बेटर करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जो बच्चे क्लास 12th में अभी अपियरिंग हैं, क्या वो इन दोनों में बैठ सकते हैं, इन दोनों एग्जाम को दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपियरिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इन दोनों को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर एक चीज और आती है यहाँ पे कि जो मैथ्स है क्लैट में वो कितना टफ होता है। क्या वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का मैथ्स होता है? नहीं जी, बेसिक लेवल का मैथ्स क्लास 10 तक का ही आपको पढ़ना होता है, ठीक है। क्लास 10 तक के मैथ्स को ही अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम को पास करने की वो बढ़ जाती है। फिर क्या इन दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी बिल्कुल है। मैंने आपको बताया था कि दोनों ही एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर यहाँ पर बात आती है कि इसके रिजल्ट की क्या डेट होती है। देखो भाई, पेपर क्योंकि आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में या मिड दिसंबर में हो जाता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के मिड तक आते आते आपका हो जाता है। फिर इसकी फीस मैंने बता दी कितनी है, तो फीस पे कैसे करनी है भाई? ऑनलाइन ही पे करनी होती है। अभी आपको कहीं नहीं जाना तो ऑनलाइन आप इसकी फी को पे कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि ये तो बहुत टफ एग्जाम लग रहा है, क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं या हम इसे क्रैक कर सकते हैं? देखो भाई, साल भर में अगर आप पढ़ाई करके इसकी तैयारी करोगे तो आप इसे क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्रैक करते हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल के हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हो, बच्चे इसके एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। फिर आपकी तैयारी कैसे करनी है? देखिए, तैयारी का स्ट्रेटेजी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप प्रीवियस पेपर को डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो किस टाइप की है, ठीक है, और हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपके आसपास में आपका कोई दोस्त है जो क्लैट की तैयारी करना चाहता है या फिर लॉ की फील्ड में जाकर करियर बनाना चाहता है, आप उससे ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।